हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित नायक एंड मैं वेलकम बैक करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का आपका चैप्टर नंबर पोएम नंबर 2, जिसका नाम है फायर एंड आइस। कल हमने स्नो का डस्ट के बारे में पढ़ा था, मतलब डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना, उधर बहुत ही अच्छे से पढ़ी हुई थी। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई साहब देखो, हम ओवरव्यू और कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले अबाउट द पोएट सेक्शन में देखें तो इनका पोएट का नाम है इधर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, ये एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने ये जो पोएम थी इसको एस्टेब्लिश किया था 1922 में। इसको एस्टेब्लिश किया था। इसको उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी इसकी डांटेस इन्फर्नो से एंड साइंटिफिक डिबेट्स ऑफ हिस एरा रिगार्डिंग वेदर अर्थ विल बर्न ड्यू टू कोर हीट और फ्रीज एन आइस एज। समझे, मतलब वो डांटेस इन्फर्नो और उनके वक्त जो साइंटिफिक डिबेट्स चलती थी कि अर्थ कैसे खत्म होगी, फायर से या आइस से, फायर से खत्म होगी कि आइस से, इससे उनको ये आइडिया आया इस पोएम का। तो भाई साहब इसी तरीके से आइडियाज आते हैं। ओके, देन कोर एनसीईआरटी समरी की बात की जाए तो ये इट इज अ कॉन्साइज 9 लाइन सिमिलर पोएम कंपेयरिंग नेचुरल एपोकैलिप्टिक forces like fire and ice with destructive human emotions. Frost warns that human self-destruction is inevitable if emotions remain unchanged. ये एक 9 लाइन की एक पोएम है जो कि नेचुरली क्या बताती है, फायर एंड आइस को, जो कि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है, उसको कंपेयर करती है डायरेक्टली हमारे ह्यूमन इमोशंस से। और ये दिखाती है कि जैसे ह्यूमंस का भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है अगर उनका इमोशंस अनचेक्ड रहा, मतलब उन हमारे जैसे इमोशंस जैसा है वैसा ही रहा, वैसे ही हम गुस्सा करते रहे, तो भाई साहब हमारी अर्थ भी ऐसे ना ऐसे ना एक दिन डिस्ट्रॉय ज़रूर हो जाएगी। तो भाई साहब हमने इस स्लाइड में पढ़ लिया। नेक्स्ट स्लाइड की बात की जाए तो भाई साहब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि फायर एंड आइस का सिंबलिज्म। फायर एंड आइस को इस बार किसको फायर एंड आइस क्या कहा गया है। तो भाई साहब देखो, फायर जो है वो इंटेंसिव ह्यूमन पैशन को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या को दिखाता है, डिजायर, ग्रीड, एवराइज, लस्ट, फ्यूरी, अनकंट्रोल्ड एम्बिशन, मतलब चाहत, लालच। ग्रीड का मतलब लालच, एवराइज मतलब भी लालच टाइप का। लस्ट का मतलब भी वन टाइप ऑफ डिजायर फॉर मनी और समथिंग समथिंग। फ्यूरी का मतलब गुस्सा होना, और अनकंट्रोल एम्बिशन मतलब हमारे एम्बिशन पे हमारा कंट्रोल ना होना, हम हर चीज़ में चाहत करें, हर चीज़ में हमारा एम्बिशन हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं है अनकंट्रोल एम्बिशन, क्योंकि अनकंट्रोल एम्बिशन अच्छी बात है। अगर आप अनकंट्रोल एम्बिशन रखोगे तब आप अपने एम्बिशन को ज़रूर हासिल कर पाओगे। तो इस वजह से एम्बिशन ज़रूर रखो। ओके, फिर आता है आइस का सिंबलिज्म। इट रिप्रेजेंट्स कोल्ड इमोशंस। जैसे आइस जो है वो कुछ कोल्ड इमोशंस को दिखाता है, ये फायर जो है वो थोड़ा हॉट इमोशंस को दिखाता है, आइस कोल्ड इमोशंस को दिखाता है। जैसे क्या हो गया, हेट्रेड मतलब नफरत, इनडिफरेंस मतलब लोगों को अलग मानना, डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हो एक टाइप का। रिगिडिटी बिल्कुल सख्त हो जाना, दिल से सख्त हो जाना, सख्त दिल जो जिसको हम बोलते हैं। इन टॉलरेंस मतलब कोई अगर तुम्हें कुछ बोले तो तुम टॉलरेट ही नहीं कर सकते, किसी डायरेक्ट लड़ जाओगे, ऐसा ही। क्रुएल्टी मतलब तो आपको पता ही होगा, क्रुएल्टी का मतलब इनसेंसिटिव मतलब सेंसिटिव ना होना, किसी की चाहत की कोई परवाह ना करना, इंसानियत खो देना। फिर डिस्ट्रक्टिव पावर की बात की जाए तो फायर बर्न्स रैपिडली फ्रॉम विद इन वेल आइस फ्रीजेस वार्मथ एंड किल्स कंपैशन स्लोली। समझे, मतलब फायर जो है वो रैपिडली फटाफट जला देता है, लेकिन आइस क्या करता है, आइस धीरे धीरे करके मारता है। तो इस दोनों के राइट के बारे में, दोनों के दोनों कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं इसके बारे में कहा गया है। अब देखते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो साहब देखो, फ्रॉस्ट ने यहाँ दो अपोजिट पब्लिक व्यू पॉइंट्स दिए हैं एपोकैलिप्टिक डिस्ट्रक्शन को लेकर। दो पब्लिक व्यू पॉइंट्स दिए हैं जो कि है कि या तो वर्ल्ड फायर से ख़त्म होगा या तो आइस से ख़त्म होगा। ओके, फिर उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस फिर अपना किया कि ही से
पर्सनल एक्सपीरियंस विद कंपेशन जिसको हमने बोला है टेस्टेड ऑफ डिजायर अलायंस हिम फर्स्ट विद फायर। समझे, मतलब फिर पर्सनल कनेक्शन के बारे में उन्होंने बोला है कि कैसे कैसे जो उन्होंने जो पैशन से उनका जो उन्होंने डिज़ायर को जो टेस्ट किया है, जो डिज़ायर नाम की जो चीज़ है उसको उन्होंने टेस्ट किया अपने पैशन से, वो कैसा लगता है और कैसे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है वर्ल्ड को, इसको वो जानते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हैं। इस वजह से उनको इन पे भरोसा है। नेक्स्ट ये देखो भाई साहब, ये है फायर, आग, आग लगा देंगे, आग भाई साहब, ये है आइस। स्टांजा 2 की एनालिसिस करें तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ टू ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन एंड आइस इज आल्सो ग्रेट एंड नॉट सफाइस। इधर की इनसाइड क्या है, कोल हेट्रेड इज एज पोटेंट एज fiery passion. Indifference freezes human empathy, proving that ice is equally lethal to bring total end. मतलब देखो भाई साहब, अब अगर हम नफरत करें, बिना कोई इमोशन से नफरत करते रहे, तब वो भी जो फायरी इमोशंस है, जो फायरी पैशन मतलब फायरी इमोशंस है, जैसे डिजायर, फायर, इनके ही इक्वल है ये सब। क्योंकि जो इनडिफरेंस होता है, जो कि आइस को सिम्बलाइज किया गया है जिसपे, वो ह्यूमन की एम्पैथी का मतलब ह्यूमन की दया भाव, उसको मार देता है। और आइस जो है वो भी फायर की तरह ही लेथल मतलब जानलेवा है और ह्यूमन को ख़त्म कर सकता है। तो भाई साहब आइस को भी कम समझने की गलती मत करो। अब देखते हैं इसका थीम, मैसेज या मोरल क्या है। तो भाई साहब देखो, इसका थीम है अनचेक्ड पैशन, desire acts like wildfire if unchecked, human greed and lust consume morals leading to chaotic downfall and destruction of social harmony। मतलब डिज़ायर जो है वो एक आग की तरह काम करती है। अगर हमने डिज़ायर को अपने कंट्रोल नहीं किया, अनचेक्ड का मतलब अनकंट्रोल्ड, अगर कंट्रोल नहीं किया तो ह्यूमन ग्रीड और लस्ट मतलब जो डिज़ायर टाइप के इमोशंस है, वो सब हमारे एक बहुत ही खतरनाक डाउनफॉल का रीज़न बन सकते हैं। और हमारी जो सोशल हारमोनी का मतलब शांति, सोशल जो शांति है, हमारी समाज में जो शांति है, उसको भी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम आता है, एक और आप लिख सकते हो, कोल्ड इनडिफरेंस। हेट्रेड एक्ट्स लाइक आइस, इट क्रिएट्स इमोशनल डिटैचमेंट, हार्डन्स ह्यूमन हार्ट्स एंड रिमूव्स एम्पैथी, कॉजिंग स्लो येट टोटल एनिहिलेशन। जैसे फायर फटाफट खत्म कर देगा, कोल्ड ऐसा नहीं करेगा, वैसा आइस ऐसा नहीं करेगा। हेट्रेड जो है वो आइस की तरह है। क्यों? क्योंकि इसमें इमोशनल डिटैचमेंट होता है, इमोशनली हम डिटैच हो जाते हैं, लोगों से अलग हो जाते हैं, हमारा ह्यूमन हार्ट बिल्कुल मतलब हमारा दिल बिल्कुल सख्त हो जाता है और हम हमारी दया भाव को मतलब एम्पैथी को खोने लगते हैं, जिससे कि वैसे फायर की तरह डायरेक्ट फटाफट से डिस्ट्रॉयक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी टोटल एनिहिलेशन मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हम पैरिस का मतलब होता है मिट जाना, हम मिट सकते हैं इससे भी। फिर आता है मोरल लेसन। अब हमको क्या मोरल लेसन क्या मिला इधर से, ये है एक्चुअल थीम। ह्यूमैनिटी मस्ट एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड लव, balance of emotions is vital, otherwise human voices will trigger our own apocalypse। okay, apocalypse। okay, ह्यूमैनिटी जो है वो सेल्फ रिस्ट्रेंट होनी चाहिए और लव से भरी होनी चाहिए। मतलब उनको खुद से प्यार होना चाहिए, खुद से प्यार होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। हमको ऐसे जो गंदे इमोशंस जैसे ग्रीड हो गया या हेट्रेड हो गया या डिज़ायर हो गया, इन सबको कंट्रोल करके रखना चाहिए। इनका बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा वाइटल का मतलब इम्पोर्टेंट है, इनका बैलेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वजह से अगर हमने ऐसा नहीं किया, अदरवाइज मतलब अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ह्यूमन वॉइसेस जो है वो हमारे एपोक्लिप्स मतलब हमारे मिट जाने का कारण बन जाएगा। तो भाई साहब यही है। अब हम देखते हैं कंप्लीट पोएटिक डिवाइसेस। तो भाई साहब कंप्लीट पोएटिक डिवाइसेस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे से पोएटिक डिवाइस की बात करेंगे हम, जो कि है कि पोएटिक डिवाइसेस है हमारे यहाँ। पहला है सिंबलिज्म एंड मेटाफर। मतलब फायर डायरेक्टली सिंबलाइजेस पैशन और ग्रीड, आइस डायरेक्टली सिंबलाइजेस हेट्रेड और इंडिफरेंस। सिंबलिज्म का मतलब किसी चीज़ को किसी और चीज़ के सिंबल की तरह यूज़ करना या किसी और चीज़ से कंपेयर करना। जैसे यहाँ फायर को कंपेयर किया गया है पैशन और ग्रीड से, आइस को हेट्रेड और इंडिफरेंस से। ऐसे ही कंपैरिजन मतलब सिंबल की तरह यूज़ किया गया है, इस वजह से सिंबलिज्म। कंपैरिजन किया गया है, इस वजह से मेटाफर। फिर आता है एनाफोरा।
मतलब जो स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन में जो है सम से लाइन 1 और लाइन 2 में आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देख सकते हो। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 में जो सम से लिखा है वो दिखाता है कि एनाफोरा लगा है इस पोएम में। एनाफोरा का मतलब जब दो लाइंस के स्टार्टिंग में, जब दो कंजिक्यूटिव जो लगातार आने वाले लाइंस के स्टार्टिंग में अगर सेम वर्ड आ जाए तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। फिर आता है एलिट्रेशन, मतलब रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है फटाफट से उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे सम से में एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है। फेवर फायर में एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है। वर्ल्ड वाई विल में डब्ल्यू यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ भी है। फिर आता है एसोनेंस, मतलब वायल साउंड का रिपीटेशन। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन को एलिट्रेशन कहते हैं और वावल साउंड के रिपीटेशन को हम एसोनेंस बोलते हैं। ओके, जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब देखो इधर ओ का साउंड होल्ड में है, दोस्त में भी ओ का साउंड है, हु में भी ओ का साउंड है, फेवर में भी ओ का साउंड है। इस वजह से एसोनेंस एंजाइनमेंट मतलब जब सेंटेंस जो है वो विदाउट पंक्चुएशन, विदाउट ऐसे कॉमा फुल स्टॉप डायरेक्टली चला जाए तो उसको हम बोलते हैं एंजाइनमेंट। जैसे यहाँ लिखा है लाइन नंबर पता नहीं कितना है, लेकिन भाई साहब लाइन नंबर 3 में लिखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फिर लिखा है फटाफट से बिना कोई पंक्चुएशन मार के लाइन नंबर 4 में लिख दिया है आई होल्ड विथ दोस्त हु फेवर फायर, ऐसा लिख दिया है, लेकिन वो शायद अगले लाइन में है। इस वजह से यहाँ जो क्योंकि इधर पंक्चुएशन मार्क के बिना ही एक और लाइन आ गया, इस वजह से इसको हम एंजाइनमेंट बोलेंगे। फिर आता है एंटीथेसिस, मतलब juxtaposition ऑफ टू कंट्रास्टिंग नेचुरल एलिमेंट्स, फायर वर्सेस आउट टू हाईलाइट डुअल डेंजर्स, मतलब जो अगर दो चीज़ों को अलग अलग कंट्रास्ट किया जाए, दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस किया जाए तो उसका हम बोलते हैं एंटीथेसिस। डिफरेंस, कंट्रास्ट करना, डिफरेंस करना, जैसे यहाँ फायर एंड आइस के बीच में डिफरेंस किया गया है, इस वजह से ये भी कॉन्ट्रास्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड में है राइम स्कीम और स्ट्रक्चर। राइम स्कीम जो है ये इधर की है डबल ए पहले स्टांजा की, दूसरे स्टांजा की है बी सी, पूरे के पूरे की देखो तो ए बी सी बी ऐसा ही है। मल्टीपल राइम स्कीम इधर यूज की गई है। तो भाई साहब यही है इधर की पूरी राइम स्कीम। तो भाई साहब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े तो भाई ये है नया सेगमेंट क्लास 10 95 क्लब का प्रो टिप्स। ओके, प्रो टिप्स देखो भाई साहब बोर्ड टारगेट्स को हमारा 95 प्लस है जैसा आपको पता होगा, इस वजह से मैंने कुछ टिप्स इंक्लूड की है इधर। पहला टिप है कि जो 3 मार्क्स और 5 मार्क के आंसर्स होंगे इसमें एनसीईआरटी की जो वोकैबुलरी है उसको भाई साहब जरूर लिखना। उसको अगर लिखोगे तो एग्जामिनर ज़रूर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि अगर उसको हम लिख के थोड़ा सा हाईलाइट कर दो ना तब कभी भी एग्जामिनर मार्क नहीं काटेगा। जैसे अगर तुम इधर के क्वेश्चन में एवरेज लिख दो, इनसेंसिटिविटी लिख दो, मेटाफोरिकल एपोक्लिप्स लिख दो, सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस लिख दो और सफाई लिख दो, तो भाई साहब एग्जामिनर बिल्कुल घर पे आके मार्क्स दे के जाएगा भाई साहब। और अगर मेटाफोरिकल एपोक्लिप्स देख लिया तो एग्जामिनर बिल्कुल घर पे आके मार्क दे के चाय पी के जाएगा भाई साहब। फिर नेक्स्ट प्रो टिप आती है हाईलाइट दैट फ्रॉस्ट डजंट पिक अप वन ओवर द अदर, बोथ एलिमेंट्स आर इक्वली कंपेटेंट टू डिस्ट्रॉय वर्ल्ड ऑर्डर। और एक और चीज़ है कि यहाँ ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनको यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने कंपैरिजन किया है और फायर को फेवर किया है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में फायर को बोल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने किसी को पिक नहीं किया है, उन्होंने दोनों के इक्वल इंपॉर्टेंस दिए है। उन्होंने दोनों को फायर एंड आइस दोनों के इक्वल इंपॉर्टेंस दी है और अच्छे से इक्वल इंपॉर्टेंस दे के ही वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के बारे में बोला है। इधर इन्होंने किसी को पिक नहीं किया है, ये लोगों का काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही। मास्टरी तो अचीव हो चुकी है, रिवीजन कंप्लीट है, मास्टरी अचीव हो चुकी है। क्लास 10 95 क्लब का जो इंग्लिश है उसको मैं बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेप सीरीज़ में आगे बढ़ाता जाऊंगा।
और हम 4K ज़रूर आएँगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसे मैं आपको पता है मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता, इस वजह से मैंने सोर्सेस यहाँ अटैच कर लिए हैं। ये इमेजेस इन सोर्सेस से लिए गए हैं, आप चाहो तो इधर चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ते रहो, आग लगाते रहो और बोर्ड एग्जाम्स में 4K ही आना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।